हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज। सर, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे पार्टनरशिप की वैरायटी, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। उसमें हमने पढ़ा एक तो पार्टनरशिप होती है एट द विल ऑफ पार्टनर्स, और दूसरी पार्टनरशिप फर्म किस तरीके से बनती है, फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म, आपकी पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब हमने जो सेकंड कैटेगरी पढ़नी है दैट इज बेस्ड ऑन लायबिलिटी, यानी कि हमने पढ़ी थी बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। सेकेंड जो हम पढ़ रहे हैं दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, यानी कि किस पार्टनर की कितनी लायबिलिटी होगी, इसको बेसिस बनाकर दो तरीके की फर्म्स हो सकती हैं। एक होती है विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो जनरल पार्टनरशिप फर्म होती है, जो हमने अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं। एक होती है लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जहां पर आप कुछ पार्टनर्स की लायबिलिटी को लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। सो यहां पे liability of partners is unlimited and joint। ये तो अभी तक पढ़ ही चुके हम, अनलिमिटेड एंड जॉइंट। ठीक है जी, लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर की लायबिलिटी, कम से कम एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, बाकी सब की आप लिमिटेड रख सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट वन पार्टनर शुड हैव unlimited liability others may have a limited liability। यहां पे all partners have right to participate in management of business, in management of business। ठीक है, यहां पे लिमिटेड पार्टनर्स का मैनेजमेंट राइट नहीं होता है। लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट एंजॉय the right to participate in the management of the firm, in the management of the firm। यहां पर रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है,
लिमिटेड लायबिलिटी के केस में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है या कंपलसरी होता है। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। Last and very important, the existence of the firm is affected by death, insolvency, retirement और lunacy of a partner। एक ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, एक पार्टनर अगर छोड़ के जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन तो पूरी की पूरी फर्म डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप लिमिटेड पार्टनर के जाने से खत्म नहीं होती, अनलिमिटेड पार्टनर के जाने से खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कुछ हद तक परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल मतलब परपेचुइटी, इंफिनिटी तक चलाई जा सकती है। कंपनी तो डेफिनेटली चल सकती है, बट लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या चाहिए कि अगर अनलिमिटेड पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो भी डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। सो सच पार्टनरशिप does not end or get terminated or get dissolved at the यही words lunacy, insolvency, death or retirement of a limited partner। of a limited partner। ठीक है जी। अब ये लिमिटेड पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा और लिख लेते हैं, बिकॉज हम पार्टनरशिप के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो जनरल पार्टनरशिप है, जनरल पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट लिमिटेड पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो बिल्कुल कहानी अलग है, कोई लेना देना इन दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस का नहीं है आपस में, ठीक है। कुछ फीचर्स हैं जो मैचिंग है, बट आपस में कोई लेना देना इनका नहीं है बिल्कुल भी किसी कीमत पे, क्योंकि दोनों के गवर्निंग एक्ट्स अलग हैं, ठीक है। इसी तरीके से पार्टनरशिप एक्ट और कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कंपनी का गवर्निंग एक्ट द कंपनीज एक्ट 2013 है, जो कि पहले 1956 था, ठीक। तो अब हम एलएलपी के बारे में लिख रहे हैं, विच इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। हेडिंग लिखेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। साहब एक जनरल रूल बता देता हूं। कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनी दो तरीके की हो सकती हैं, प्राइवेट हो सकती है या पब्लिक हो सकती है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे, तो अभी छोड़ दो, अभी मत समझो क्या होता है प्राइवेट क्या होता है पब्लिक, ये करेंगे डिस्कस, ठीक है जी। पब्लिक के नाम के आगे LTD मतलब लिमिटेड लिखना जरूरी है, प्राइवेट के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है। लिमिटेड शब्द क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि कंपनी में मालिक यानी कि शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इसलिए उनके नाम के आगे लिमिटेड शब्द लगाना जरूरी है, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है, भारती एयरटेल लिमिटेड, ये सारी की सारी पब्लिक कंपनीज हैं, ठीक है। और अगर कोई प्राइवेट होगी तो उसको लिमिटेड की जगह क्या बोलेंगे? प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है।
सिमिलरली क्योंकि एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है तो उसके आगे एलएलपी शब्द लगाना जरूरी है। गुप्ता एंड सन्स एलएलपी, अर्नस्ट एंड यंग एलएलपी, तो हर एक के आगे एलएलपी लिखा जाएगा सो दैट उसके नाम को देखकर ही पता लग जाए कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ और पार्टनरशिप के नाम को देखकर आप बता नहीं सकते कि इनका नेचर क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है या एचयूएफ है। एचयूएफ में भी एचयूएफ लगाते हैं लोग आगे नाम, ठीक है। सो एलएलपी अगर कोई भी होगी तो उसके नाम के आगे एलएलपी शब्द का इस्तेमाल कंपलसरी है, जरूरी है, ठीक है। लिखते हैं जी इसके बारे में। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप is an incorporated partnership formed and registered under the Limited Liability Partnership Act (2008) with limited liability and perpetual succession, ठीक है। तो perpetual succession का आपको मतलब मैंने ये बताया कि ये इन्फिनिटी तक चलेगी, पार्टनर आएंगे जाएंगे, इसकी एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बनती है उसमें एक पार्टनर के जाने से पूरी की पूरी फर्म डिसॉल्व हो जाती है। सो नाम आसपास होंगे कि यहां पर भी जो लोग हैं उनको पार्टनर बोला जाता है। एक पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बनी हुई जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें भी लोगों को पार्टनर बोला जाता है, लेकिन नेचर बिल्कुल अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमने, ठीक है जी। सो एक होती है पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके फीचर्स हम अभी तक पढ़ते आए हैं, उसका इससे मेजरली कुछ लेना देना नहीं है। और ये है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। दिस इज गवर्न्ड बाय द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। इसका आपके 1932 वाले पार्टनरशिप एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि जनरली बच्चे इन चीजों में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दोनों पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। फीचर्स, LLP is a corporate. LLP is a corporate and a legal entity separate from its partners. यानी कि एलएलपी फर्म की अपनी खुद की एक पहचान है, आइडेंटिटी है। दिस इज नोन एज सेपरेट लीगल एंटिटी। ये आप अकाउंट्स में बथेरी बार पढ़ चुके हो साहब। जब मालिक धंधे में पैसा लगाता है, ठीक है जी, जब मालिक धंधे में पैसा लगाता है तो बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी साइड पर दिखाया जाता है, ना कि असेट साइड पर। क्यों? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि धंधा और उसका मालिक दोनों अलग एंटिटी हैं, दोनों अलग लोग हैं। तो अगर मालिक ने पैसा लगाया धंधे में तो उसने एक तरीके का लोन दिया धंधे को, यही कहानी यहां पे है।
कि साहब LLP इज अ कॉर्पोरेट एंड अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, यानी कि जब भी लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का शब्द आएगा, यानी कि एज पर लॉ वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस केस में LLP है, लॉ के हिसाब से वो अपने आप में एक अलग व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है, लिविंग पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। अब सब पार्टनरशिप फर्म के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती थी, तो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होने का मतलब यह है कि कोर्ट में जाकर फर्म के अगेंस्ट केस किया जा सकता है, ठीक है, या नहीं किया जा सकता। सेपरेट लीगल एंटिटी में यही कहां फर्क है। सो जिस ऑर्गेनाइजेशन की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है उसको सू कोर्ट ऑफ लॉ में किया जा सकता है, ठीक है। इसके आगे इसके बारे में लिखेंगे लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, तो इसका मतलब LLP को सू भी कर सकते हैं और LLP भी किसी को सू कर सकती है, केस फाइल कर सकती है। Every limited liability partnership shall have at least 2 partners and shall have 2 designated individual partner। यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं मैं बता देता हूँ अभी। with one of them being resident of India। तो इसने बोला हर LLP में 2 पार्टनर होंगे। अब पार्टनर भी कोई इंडिविजुअल हो ये जरूरी नहीं है, यानी कि एक कंपनी एक फर्म के अंदर पार्टनर बन सकती है, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में पर्सन है। तो इसलिए लॉ बोलता है कि कम से कम 2 इंडिविजुअल इंसान होने चाहिए, 2 लोग। कोई आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, लेकिन 2 इंडिविजुअल्स तो होने ही चाहिए, जिसमें से एक इंडिविजुअल होना चाहिए रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का रहने वाला। ठीक है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नॉट एप्लीकेबल। ठीक। 4th, an LLP has a perpetual succession LLP has a perpetual succession. The central government has power to investigate affairs of an LLP. To investigate affairs of an LLP. ठीक है जी। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है कि पार्टनरशिप फर्म जो 1932 के एक्ट में बनती है उसको रजिस्टर कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए।
तो साहब अगर तो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर है विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, तो उसकी एक अपनी लीगल एंटिटी बन जाती है। बता देता हूं साहब, एक आप हैं मिस्टर ए और एक मैं हूं मिस्टर बी। आप और मैं मिलकर काम करना शुरू हुए, लिखत में इन राइटिंग कुछ नहीं है, सो दिस इज अ पार्टनरशिप फर्म। बट ये इन राइटिंग नहीं है। अब हमने क्या किया, हमने इसको इन राइटिंग बना लिया, हमने कागज पर लिख लिया कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ऑफ आवर फर्म, कि ऐसे ऐसे मुनाफा शेयर करेंगे, इतनी इतनी कैपिटल डालेंगे, ये सारी चीजें हमने, एड्रेस ये होगा, नेम ये होगा, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, ये सब कुछ, प्रोडक्ट, सब कुछ डिस्कस कर लिया और हमने इन राइटिंग लिख दिया। तो ये भी पार्टनरशिप फर्म है। अब जब साहब इसको जो आपने अग्रीमेंट बनाया, इस पे जब सरकार का ठप्पा लग गया, जो एम्बलम स्टैम्प पेपर पे जब आपने इसको बना दिया, तो इसी कागज के टुकड़े को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है। और जब ये पार्टनरशिप डीड ले जाकर आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि साहब हमारी फर्म को रजिस्टर कर लो, तो सरकार के डॉक्यूमेंट्स में, सरकार की लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। सरकार को पता होता है कि ये एक लीगल एंटिटी है, ये एक पार्टनरशिप फर्म है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। सो जैसे ही आपका नाम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में आता है, आपको एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना दिया जाता है। इस केस में एक पार्टनरशिप फर्म चाहे तो किसी थर्ड पार्टी को सू कर सकती है, कोई थर्ड पार्टी पार्टनरशिप फर्म को सू कर सकती है, पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म को सू कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को सू कर सकती है। तो बस यही फर्क है कि अगर आपसे कोई पूछे कि फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, तो भाई बस इतना ही फर्क है। जैसे ही आप रजिस्टर करा लेते हैं किसी फर्म को, उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, जिसकी वजह से फिर वही सू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये केस शुरू हो जाता है। ठीक है। अब यहां खत्म हुआ सिलसिला हमारा पार्टनरशिप फर्म का, और अब जो लास्ट है वो है कंपनी। साहब जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारी इसी फॉर्मेट में बनी हुई हैं, कंपनी फॉर्मेट में चलती हैं। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रोफेशंस हैं जहां पर कंपनी फॉर्म में धंधा करना इलीगल है, बिल्कुल मना है। इसकी वजह है, अब कंपनी का आपको थोड़ा बहुत ज्ञान तो है कि कंपनी क्या होती है। ठीक है, मैं थोड़े से शब्दों में बता देता हूं साहब। कंपनी वो होती है जहां पर बाइफरकेशन हो जाता है मालिक में और मैनेजमेंट में, यानी कि वो लोग जो धंधे में पैसा लगाते हैं और वो लोग जो धंधे को चलाते हैं, ये दोनों लोग अलग हो जाते हैं। इसका फायदा साहब, मैनेज करने वाले लोग हमेशा कम होंगे और ओनर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं, 1 लाख 20 लाख कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इस पे। ठीक है। अब समझो, एक धंधे पे कंट्रोल किसका होगा, मालिक का होगा या जो मैनेज कर रहा है वो होगा। आपने एक धंधे पे पैसा लगाया और आपने अपने नीचे कुछ एम्प्लॉइज रख लिए जो काम कर रहे हैं, वो मैनेज सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ वो देखेंगे। अल्टीमेटली कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग किसकी होगी, ओनर की होगी, मैनेजमेंट की होगी, सब ओनर की होगी हर केस में। ठीक बात, बिल्कुल ठीक है। अब समझो, ओनर यानी कि जिसको हम सरल भाषा में बोलते हैं शेयर होल्डर या फिर इक्विटी शेयर होल्डर, अगर उसने किसी धंधे में पैसा लगाया है, पैसा ही तो लगाया उसने, और तो वो कुछ कर नहीं रहा, ही इज जस्ट एन ओनर, उसने बस पैसा लगाया बिजनेस में। ऑब्जेक्टिव क्या होगा पैसा लगाने का? मुनाफा कमाना। ठीक है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव मुनाफा कमाना है, तो वो हमेशा मैनेजमेंट को डंडा करता रहेगा, सेल प्राइस बढ़ाओ, कॉस्ट घटाओ, मुनाफा आना चाहिए जो मर्जी हो। ठीक है, इसीलिए इसी वजह से सरकार ने कुछ प्रोफेशंस को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि
अगर आप इस तरीके की प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं तो आप कंपनी फॉर्मेट नहीं बना सकते। आप सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकते हैं, आप पार्टनरशिप हो सकते हैं, आप एलएलपी हो सकते हैं, आप कंपनी नहीं हो सकते। एग्जाम्पल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। साहब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी फॉर्मेट में अपना धंधा नहीं चला सकता। यानी कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं लोगों की इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूं, उनको टैक्स एडवाइजरी सर्विसेज देता हूं, उनको लीगल सर्विसेज भी देता हूं। मैं ये सारा काम एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाकर कर सकता हूं, पार्टनरशिप फर्म बनाकर कर सकता हूं, एलएलपी बनाकर कर सकता हूं, लेकिन कंपनी बनाकर नहीं कर सकता। क्योंकि सोचो, अगर मैं कंपनी फॉर्मेट बनाऊं तो मैं मैनेजमेंट में हूं या मैं ओनर हूं? साहब मैं मैनेजमेंट में हूं, यानी कि जो काम करके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सीए क्या होगा? मैनेजमेंट का हिस्सा होगा, वो ओनरशिप का हिस्सा भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मुकेश अंबानी है तो मुकेश अंबानी मैनेजमेंट का हिस्सा भी है और ओनरशिप भी है, उनके पास अपनी कंपनी के शेयर्स भी हैं, तो दोनों दोनों कैपेसिटी में वो काम कर रहे हैं। बट अब यहां पर डिसीजन मेकिंग किसकी होगी? ओनर की होगी या मैनेजमेंट की होगी? साहब हमेशा अपर हैंड किसका है? ओनर का है। तो ऐसा हो सकता है कि बेचारा सीए, बिकॉज ओनर की डिसीजन मेकिंग है, इस वजह से प्रोफेशनल डिलेमा में आ जाए। प्रोफेशनल डिलेमा का मतलब वो दुविधा में पड़ जाए कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है। आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट को साइन करते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, दिस इज ट्रू एंड फेयर एज पर माई नॉलेज, ठीक है, और आप उस पर साइन करते हैं और अपना ठप्पा लगाते हैं। तो समझिए, अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना हुआ तो आप गलत काम करना शुरू हो जाओगे। सिमिलरली ऐसी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, लीगल फर्म इज ऑल्सो, लीगल लॉ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, जिन प्रोफेशंस में उनके रिस्पेक्टिव एक्ट, ठीक है, तो जैसे सीए है तो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे कि मैं हूं, आई एम गवर्न्ड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। ठीक है जी। सो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने एक सीए एक्ट बनाया हुआ है, जिसको मानना हर सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं मानोगे तो आपका टाइटल, आपकी डिग्री आपसे वापस ले ली जाएगी, अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया एज पर सीए एक्ट। ठीक है, तो कंपनी फॉर्मेट जो होता है उसमें ओनर और मैनेजमेंट में बाइफर्केशन हो जाता है, यानी कि मालिक वो लोग होते हैं जो धंधे में सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाते हैं, और मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ये लोग धंधे को मैनेज करते हैं। लिखते हैं इसके बारे में कंपनी फॉर्म। अ कंपनी is an association of persons a company is an association of persons formed for carrying out business activities and has a legal status independent to its members. ठीक है जी। अ कंपनी is governed by the Companies Act
2013 is governed by the Companies Act 2013. ठीक है जी। और कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 बोलता है एक कंपनी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रजिस्टर की गई है कंपनीज एक्ट 2013 में या किसी भी प्रीवियस लॉ में। तो कंपनीज एक्ट 2013 से पहले आता था कंपनीज एक्ट 1956। तो साहब 2013 के बाद जितनी कंपनीज रजिस्टर हुई वो इस एक्ट में हुई, उससे पहले वाली सारी की सारी कंपनीज रजिस्टर्ड थी 1956 एक्ट में। ठीक है, तो वो भी कंपनी कहलाती हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013। बस सिंपल सी बात यह है कि 2013 का एक्ट इनैक्ट होने से पहले तक 1956 का एक्ट लागू था, उसके बाद उन्हीं कंपनीज पर अब 2013 का एक्ट लागू होता है। ठीक है, द शेयर होल्डर्स आर the owners of the company, the shareholders are the owners of the company, while the board of directors is the chief managing body elected by the shareholders. तो साहब बड़ी ही कमाल की बात यह है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उनकी हमेशा अकाउंटेबिलिटी होती है टुवर्ड्स द शेयर होल्डर, यानी कि उनको हमेशा जवाब देना होता है, आंसरेबिलिटी होती है टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसे आज अगर कोई कंपनी का सीईओ है तो साहब वो आदमी मेजर स्टेक होल्डर तो जरूर है, यानी कि अगर हम मुकेश अंबानी जी की बात करें तो मुकेश अंबानी जी का मेजर स्टेक है अपनी कंपनी में, यानी कि कंट्रोल आज तक उनका है। अगर कंट्रोल उनका ना हो, एक एग्जांपल देता हूं, मान लो उन्होंने अपने शेयर्स बेचने शुरू करे आज और किसी और इंडिविजुअल व्यक्ति के पास उनसे ज्यादा शेयर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, ठीक है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई उस व्यक्ति का कंट्रोल मुकेश अंबानी से ज्यादा है? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको इन डिटेल ना जब आप लॉ पढ़ोगे, जब आप बीकॉम में करोगे, बिकॉज इससे ज्यादा आपके केस में है नहीं, तो मैं आपको रेजोल्यूशंस वगैरह नहीं बता रहा हूं कि जनरल मीटिंग होती है कंपनीज में जाके किस तरीके से वोटिंग करके डिसीजन लिया जाता है, मैं उस केस में नहीं घुस रहा हूं क्योंकि इतना अभी इस पॉइंट पे समझने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल शब्दों में यह समझना है कि अगर मुकेश अंबानी से ज्यादा किसी और का कंट्रोल है तो वो चाहे तो मुकेश अंबानी को कंपनी से उठा के बाहर फेंक सकता है 1 सेकंड में, अगर बाकी सब डिसाइड कर लें। ऐसा हुआ भी एक पर्टिकुलर केस में। साहब एप्पल कंपनी, जो एप्पल इनकॉर्पोरेटेड, जिसके आप आईफोन्स यूज करते हैं, मैकबुक्स यूज करते हैं, ठीक है जी, सो द फाउंडर ऑफ एप्पल वाज स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वॉजनेक, ठीक है, तो ये दो दोस्त थे। तो स्टीव जॉब कुछ नहीं था साहब, स्टीव जॉब के पास दिमाग ज्यादा था और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट वाज स्टीव वॉजनेक, ठीक है, तो इन्होंने उस टाइम पे मैकिन्टॉश बनाया, ठीक है, एंड शायद मैकिन्टॉश 1 और मैकिन्टॉश 2 बनाने के बाद उन्होंने एप्पल कंपनी खुद छोड़ दी थी, स्टीव वॉजनेक ने, ठीक है, एंड स्टीव जॉब्स फिर अकेले थे जो उस कंपनी को आगे लेकर गए। आज नाम सिर्फ स्टीव जॉब्स का लोग सुनते हैं, ठीक है, बट द ब्रेन बिहाइंड दैट कंप्यूटर वाज स्टीव वॉजनेक, ठीक है, दोनों का नाम स्टीव ही था। ओके, तो साहब एक पॉइंट पर जब एप्पल वाज लॉस मेकिंग, बिकॉज मार्केट के अंदर ऑलरेडी बिल गेट्स थे, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम ला चुके थे, ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं मैं इस पे। साहब हुआ क्या था कि उस टाइम पर कंप्यूटर्स, एक कमरे के अंदर एक कंप्यूटर फिट आता था, पूरा इतना बड़ा कंप्यूटर
होता था, ठीक है। सो स्टीव जॉब ने एक सपना देखा कि मैं पर्सनल कंप्यूटर बनाऊंगा, यानी कि जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स थी सिर्फ वही कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही थी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, और कंप्यूटर की शक्ल जैसी आज है वैसी नहीं होती थी, ठीक है। इतने बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स होते थे, ट्रांसफॉर्मिंग टेप्स होते थे, कोई इंटरफेस नहीं होता था, कोई कीबोर्ड नहीं होता था, कोई स्क्रीन नहीं होता था, ठीक है। तो आप कभी गूगल पे सर्च करोगे तो ओल्ड ओल्ड कंप्यूटर्स देखोगे तो वो अलग ही शक्ल के होते थे, ठीक है। सो स्टीव वॉजनैक ने एक डिवाइस बनाई और उन्होंने बोला कि मैं इस पर टाइप करता हूं तो टाइप करके मैं उस फॉन्ट को स्क्रीन पर लेकर आ सकता हूं, ठीक है जी। उस जमाने में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, ठीक है। सो स्टीव जॉब्स ने एक सिस्टम बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया, जिसमें जो हमारे पुराने टाइम के डेस्कटॉप पीसीज होते थे कि भाई एक मॉनिटर, एक पीसी, एक कीबोर्ड, एक यूएस, एक आपका माउस, ये सब कुछ मिलाकर एक कंप्यूटर बनता था। उस जमाने पे ये रेवोल्यूशन थी कि मैं अगर कुछ भी कीबोर्ड पे टाइप कर रहा हूं सामने स्क्रीन पर लिखा आ रहा है। आज आपके लिए बहुत बहुत मामूली सी बात है, आप जो बटन दबाते हो, बटन दबाकर वो स्क्रीन पर नजर आ जाता है, बट उस टाइम पर ये एक बहुत नई चीज थी। तो साहब ये बिकना शुरू हुआ, ठीक है। एप्पल बहुत पॉपुलर होता चला गया। एंड एक कंपनी है जेरोक्स, ठीक है। जेरोक्स कंपनी आप गूगल करेंगे आज भी एग्जिस्ट करती है। तो जेरोक्स के अंदर स्टीव जॉब्स जब मिलने गए तो उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट दिखाया उनको। वो कहते हैं ये प्रोजेक्ट हम काम करने वाले थे बट अब बेकार हो चुका है, हम इस पर मेहनत ही नहीं कर रहे। उन्होंने बोला अच्छा मेरे को दिखा दो क्या कर रहे हो आप। तो साहब वहाँ पर जाकर जब उन्होंने उस प्रोजेक्ट को देखा तो वो प्रोजेक्ट में पहली बार उनको एक यूज़र इंटरफेस नज़र आया, ठीक है। तो स्टीव जॉब्स की बहुत सारी मूवीज़ हैं, स्टीव जॉब की बहुत सारी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो ये सब कुछ पता करने के लिए, ठीक है। सो जेरोक्स कंपनी की जब मीटिंग हुई तब जाके उन्होंने देखा कि जेरोक्स ने एक नया प्रोडक्ट बना रखा था जिसमें यूजर इंटरफेस इतना कमाल का था कि साहब एक फोल्डर आप बना सकते हो, फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट कर सकते हो और वहां पर डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। तब तक ऐसी कोई चीज होती नहीं थी। आज हम कंप्यूटर्स में बहुत नॉर्मल है कि साहब हमारे पास एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर 50 तरीके की फाइल्स हैं, उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं और 50 तरीके के और फोल्डर्स उसी के अंदर बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल यूजर इंटरफेस बन सकता था जो कि मैक बना सकता था। तो साहब मैक ने बहुत टाइम लगाया, 2 या 2.5 साल लगाए, ठीक है, उसको डेवलप करने के लिए। और उस टाइम पर मार्केट में एक बच्चा था जो कि बहुत डेवलप हो रहा था एंड द नेम वाज बिल गेट्स, ठीक है। बिल गेट्स की अपनी फर्म थी उस टाइम पर माइक्रोसॉफ्ट, एंड उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को हायर किया उस यूजर इंटरफेस को बनाने के लिए, एप्पल के इंटरफेस को बनाने के लिए। एंड वहां पर थोड़ा सा गलत काम बिल गेट्स ने किया और उन्होंने क्या किया कि वही सारा का सारा आइडिया, वही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि उनका अपना एक माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एक लॉन्च कर दिया और सेम इंटरफेस वही ले आए जो स्टीव जॉब्स का सपना था, जो स्टीव जॉब्स का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब आप समझो माइक्रोसॉफ्ट आज की डेट पर सबसे ज्यादा विंडोज इस्तेमाल होती है वर्ल्ड में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% स्टेक है विंडोज का। आप भी अगर यूज कर रहे हैं तो अगर आप 10 लोगों को जानते हैं तो 10 में से 2 या 3 होंगे जो एप्पल का इस्तेमाल करते होंगे, या वो भी नहीं होंगे। मेजॉरिटी लोग इस्तेमाल करते हैं विंडोज का। तो साहब एप्पल की एक कमी थी जिसको बिल गेट्स ने एक्सप्लॉइट किया। एप्पल के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे एंड सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था आईबीएम उस टाइम पे, ठीक है। तो साहब एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एप्पल के ही लैपटॉप्स में चल सकता था और आज भी सिचुएशन वही है। एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्पल के फोन्स में ही चल सकता है, वो एप्पल के ही लैपटॉप्स में चल सकता है, ठीक है। तो बिल गेट्स ने बोला मैं बनाऊंगा एक जेनेरिक ऑपरेटिंग सिस्टम। जेनेरिक ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कोई भी कंपनी कोई भी लैपटॉप बनाए, ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा चल जाएगा। इसका मतलब आप सिर्फ हार्डवेयर बनाओ, सॉफ्टवेयर की चिंता मेरे पे छोड़ दो, ठीक है जी। तो हुआ ये, जो भी आदमी मैक के अलावा कोई और कंप्यूटर खरीदता था उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का होता था। सो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, साहब इस वजह से मैक जो एप्पल कंपनी थी वो ह्यूज लॉसेस में गई एंड बहुत ज्यादा नुकसान हुआ उस कंपनी को। एंड बिकॉज स्टीव जॉब्स का कंट्रोल नहीं था उस धंधे पर, तो उनको कंपनी से निकाल दिया गया, यानी कि उस कंपनी से निकाल दिया गया जिस कंपनी को बनाने वाले वो खुद थे, ठीक है। एंड आफ्टर सम इयर्स, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, 8 या 9 साल बाद वो दोबारा कंपनी में बुलाए गए, ठीक है, टू रिन्यू द एप्पल। एंड फिर उन्होंने एप्पल, एक तो आपका वो होता था आईपॉड होता था,
आईपैड होता था, ये सब कुछ लॉन्च उन्होंने उसके बाद किया, यानी कि व्हेन ही वाज थ्रोन आउट ऑफ द कंपनी, वो 10 साल बाद, शायद 10 साल बाद वापस आए, उसके बाद उन्होंने ये सब कुछ लॉन्च किया एंड देन रेस्ट इज द रेवोल्यूशन। ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कंपनी के केस में ओनर्स ही सब कुछ डिसाइड करते हैं, अल्टीमेट कंट्रोल ओनर्स के पास होता है। ठीक है साहब, इतना रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास में हम फीचर्स पढ़ेंगे कि एक पर्टिकुलर कंपनी के, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा तो क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, डू रिवाइज दिस लेक्चर, आई विल टेक दिस फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।